आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस को। एंड इस प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जनरल साइंस को। ओके, 15 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। सो इस लेक्चर में हम 15 और क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। ओके, सेम पैटर्न पे जो कि हम फॉलो करते आए हैं पूरी सीरीज में। ओके, और जो हमारा टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा, यानी 40, 30, 20 और 15 सेकेंड्स वाला वो एज पर द क्वेश्चन सेम रहेगा। हम या तो कुछ नया सीखेंगे या फिर हम कुछ पुराना रिवाइज करेंगे जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो ये चीजें हैं जो मैं आपके साथ कई बार बता चुका हूँ, मैं एक बार दोबारा आपको बता चुका हूँ ताकि आपको चीजें जो हैं वो अच्छे से याद रहे। ओके, सो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी की? ओके, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस या सोलर एनर्जी? 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20. Time's up. तो करेक्ट आंसर है डी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बात करते हैं एनर्जी के बारे में और सोर्सेज के बारे में। सो बेसिकली एनर्जी जो है जनरल टर्म में होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी जो है बेसिकली वो कैपेसिटी है डूइंग वर्क। जैसे कि कैसा जो काम है वो पर्सन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक पर्सन है और ये बोलता है कि इसके पास 100 जूल्स की कैपेसिटी है, ये एनर्जी है। ऑलराइट, जूल जो होता है वो ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की। और आप कह सकते हैं इसकी तरह भी जूल यानी एनर्जी। तो 100 जूल की एनर्जी है इसके पास में, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्सन है ये इसके इक्विवेलेंट काम कर सकता है, यानी इसके पास जो एनर्जी है वो इतना काम करने के लिए। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे एक पर्सन है जिसके पास सिर्फ 50 जूल की एनर्जी है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ 50 जूल तक का ही काम कर सकता है। ऑलराइट, तो एनर्जी लेवल को देखने के बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन जो है ज्यादा काम कर पाएगा कौन नहीं। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और टर्म है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इस लॉ का मतलब क्या है? ये लॉ कहता है कि एनर्जी जो ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकती है। ओके, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकती है। तो सिंपली मतलब ये हुआ कि अगर ये जो पर्सन है इसके पास 100 जूल की एनर्जी है, 50 जूल जो एनर्जी है वो यहाँ पे है, यानी इसका मतलब हुआ कि इन्होंने एनर्जी को कहीं से एक्वायर्ड किया है या फिर किसी जगह से। जनरली जो ह्यूमंस होते हैं उसमें फूड होता है वो ही एनर्जी सोर्स होता है। ऑलराइट, और डिपेंड करता है किस टाइप का था, नॉन वेज है या फिर वेज है। ओके, तो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं बेसिकली ये होती है सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, तो सेकंड क्वेश्चन कि एनर्जी कहाँ जाती है? अगर इसके पास 100 जूल की एनर्जी है, 50 जूल की एनर्जी यहाँ पे है, तो ये कुछ काम करेंगे और इनकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी उस वर्क में। तो इन्होंने एनर्जी को एक्वायर्ड किया था कहीं से और फिर उसको यूटिलाइज कर लिया किसी जगह पे। ओके, तो ये था सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम बात करें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सोर्स है वो रीजनरेटेड हो सकती है। ओके, सिंपली वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो सोर्स है बेसिकली वो रीजनरेट हो सकती है, और आप कह सकते हैं कि वो लिमिटेड नहीं होती। ओके, तो ये थी रिन्यूएबल सोर्स। यदि हम बात करें कोल के बारे में तो हम जानते हैं कि कोल जो है लिमिटेड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यदि हम बात करें ऑयल के बारे में तो ऑयल भी लिमिटेड होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
नेचुरल गैस जो है ये भी लिमिटेड होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सोलर एनर्जी जो है, जो कि आती है आपकी इंसुलेशन के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं जो आती है आपके इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के थ्रू। ऑलराइट, तो जो सनलाइट है बेसिकली वो लिमिटेड नहीं है, इसी वजह से ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि ये नॉन लिमिटेड सोर्स है, तो ये रीजनरेशनल सोर्स है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वोल्ट, एम्पेयर, ओम्स या वॉट। 30 सेकेंड्स है हमारे पास सोचने का आंसर देने के लिए। टाइम शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी यूनिट होती है एम्पेयर। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो आप आंसर कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कोलम। ऑलराइट, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेसिकली वो है सिंगल पार्टिकल। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेसिकली वो होता है मूवमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स का। ओके, तो जब हम बात करते हैं स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स के बारे में, तो बेसिकली हम बात करते हैं स्टैटिक चार्ज की। लेकिन जब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स की, तो वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे एक पर्सन का नाम है जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेसिकली ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रिसिटी के मैटर में। वो काम क्या था, इन्होंने क्या किया था? तो वो काम क्या था, बेसिकली वो इंसान थे, वो शख्स थे जिन्होंने डिवाइड किया चार्ज को इनटू पॉजिटिविटी में, नेगेटिव में। ओके, तो इन्होंने चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर दिया, तो इसलिए हम इसको याद करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को। ठीक वैसे ही यदि हम बात करें वोल्ट के बारे में, तो ये पावर होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, ऑलराइट। एम्पेयर जो है वो बेसिकली पावर होती है रेजिस्टेंस की। तो पावर क्या होती है? पावर, वॉट की पावर, पावर। तो वॉट जो है बेसिकली वो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट की, ओम जो है रेजिस्टेंस की, और वॉट जो है वो पावर की। ऑलराइट, ओके। अब पावर जो है उसको सिंपली हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोसेस क्या होता है जिसके थ्रू वाटर वेपर जो है वो टर्न होता है लिक्विड वाटर में? एवोपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसपिरेशन। 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। करेक्ट आंसर है कंडेंसेशन। सो बेसिकली अगर हम ट्राई करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इस कॉन्सेप्ट को, तो जो वाटर वेपर है और लिक्विड वाटर है, ये दोनों ही सेम सब्सटेंस से बने हैं, जो है वाटर। ओके,
लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। हम सेम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं लेकिन यह डिफरेंस है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। ओके। तो हम बात कर रहे हैं सेम मैटर के बारे में ही लेकिन डिफरेंट स्टेट में। और अगर हम बात करें मैटर के बारे में तो मैटर क्या है? मैटर से हम क्या समझते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी चीज जो कि इसके पास साइज है या फिर आप कह सकते हैं पर्टिकुलर मास है और ऑक्यूपाई प्लेस करता है विद इन दी सराउंडिंग्स। अगर यहाँ पे कोई भी एक सी चीज है तो वो होती है मैटर। ओके। और यदि हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में तो बेसिकली यहाँ पे तीन स्टेट ऑफ मैटर होती है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ओके। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। और ये जो स्टेट्स होती हैं बेसिकली ये डिपेंड होती हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे। ओके। जो फॉर्मेट है जिसमें जो एटम्स अरेंज होंगे वो फॉर्मेट होगा जिसमें जो मैटर फॉर्मेट होगा। ऑलराइट। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सॉलिड जो है उसमें कॉम्पैक्ट एटम स्ट्रक्चर है। जो एटम्स हैं वो क्लोजली प्लेस्ड हैं एक दूसरे के साथ में ताकि सॉलिड को फॉर्म कर सके। लिक्विड में ये हल्के या लूजली पैक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में। ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसियस फॉर्म की तो ये आपके हाईली अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। ओके। तो इस तरीके से जो स्टेट ऑफ मैटर है वो डिसाइड होती है। ऑलराइट। और जब हम बात करते हैं वाटर वेपर के बारे में तो बेसिकली ये होती है गैसियस फॉर्म। ओके। और जब हम बात करते हैं लिक्विड वाटर के बारे में तो बेसिकली ये होती है लिक्विड फॉर्म। राइट। तो यही हमने सीखा था। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे जो चेंजेस है आते हैं। ये आते हैं हीट की वजह से। जो हीट है जनरली वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ावा देती है एटम्स के। और जब भी एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम हो जाएगी और जो एटम है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड से गैसियस फॉर्म में। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एवोपरेशन। ओके। लेकिन जब यहाँ पे डिक्लाइन आता है टेम्परेचर में या हीट सप्लाई में तो आप कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है एटम की वो भी डिक्लाइन हो जाती है। और जब ये डिक्लाइन होती है तो जो एटम है वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से जो गैसियस फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। तो जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस जिसके बारे में हमने इस क्वेश्चन में देखा है। ऑलराइट। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है जो गैस यहाँ पे है वो कौन सी गैस सबसे ज्यादा अबंडेंट है अर्थ एटमॉस्फेयर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? 20 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी। सो बेसिकली अगर हम बात करें अर्थ एटमॉस्फेयर की तो ये होता है वन ऑफ द लेयर का पार्ट। अर्थ के पास टोटल 3 लेयर्स होती हैं। लिथोस्फेयर,
हाइड्रोस्फीयर, एंड देन आती है आपकी एटमॉस्फेयर। ये होता है लैंड पार्ट, ये होता है वाटर पार्ट, और ये होता है आपका एयर और गैशियस पार्ट। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा। एटमॉस्फेयर जो होता है बेसिकली आपका, वो होता है कलेक्शन ऑफ गैसेस। यहाँ पे गैसेस होते हैं यहाँ सरफेस पे, और जो उनका कलेक्शन होता है उसको ये हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं। ठीक है, और हमने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपका, आर्गन हो गया आपका, कार्बन हो गया आपका, नियॉन हो गया आपका, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ये हमने सीखा था। राइट, और हम जानते हैं कि 78% होती है नाइट्रोजन, 20% होता है आपका ऑक्सीजन पार्ट, 0.93% होता है आर्गन पार्ट, 0.404% होता है कार्बन। ओके, नियॉन होता है आपका 0.018%, हीलियम होता है 0.0006%, ओजोन होता है 0.0005%। ओके, और लगभग 0.0005% होता है हाइड्रोजन। ओके, तो लीस्ट अबंडेंट जो है वो हाइड्रोजन है, और मोस्ट अबंडेंट आपकी नाइट्रोजन है। तो ये आंसर्स होंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, जो कि बहुत ज्यादा इजी है कि पावर की यूनिट क्या होती है, जूल, किलोग्राम, न्यूटन और वॉट। 15 सेकेंड्स आपके पास। ओके, आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका डी, कि ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट। किलोग्राम है मास की, जूल जो है वो है ऐसा यूनिट आपकी वर्क की, और एनर्जी के। न्यूटन जो है वो है ऐसा यूनिट आपकी फोर्स की। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। 6 क्वेश्चन हमारे पास है कि किस टाइप की एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड होती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से। मैकेनिकल है, टर्मिनल है, इलेक्ट्रिकल है, या फिर न्यूक्लियर है। 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए, मैकेनिकल एनर्जी। सो बेसिकली अगर हम बात करें इस टाइप की एनर्जीज के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो है बेसिकली ट्रीट होती है आपकी न्यूक्लियर फिनोमेना से। जब जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन, या फिर आप कह सकते हैं फ्यूजन के द्वारा। ओके, तो ये होती है न्यूक्लियर एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जब वो जनरेट होती है आपके इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है बिहाइंड दी एनर्जी जनरेशन, तो वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो है बेसिकली वो जनरेट होती है आपके बर्निंग ऑफ
फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है वो जनरेट करते हैं हीट को, और ये जो हीट है यूटिलाइज होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी है बेसिकली वो डेवलप होती है जनरली मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वजह से। ओके, तो यदि हम बात करें मोशन के बारे में, जो कि आपका मूवमेंट के तौर पे मशहूर है, ऑलराइट, और ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे एक ही टाइप की एनर्जी थी जो कि डेवलप्ड हुई ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आंसर हो गया मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू सॉलिड आइस जो है डायरेक्टली टर्न हो जाती है वाटर वेपर में? एवोप्रेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसपिरेशन। 30 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। करेक्ट आंसर है इसका सी, सब्लिमेशन। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में, सो बेसिकली क्या होता है, जो आपके सॉलिड हैं वो फर्स्ट टर्न होते हैं आपके लिक्विड्स में, और लिक्विड जो है वो टर्न होते हैं गैसियस में। ये होता है आपका डिफाइंड पाथ ऑफ द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर्स में। ठीक वैसे ही जो सॉलिड है वो लिक्विड और फिर गैसियस। ओके, गैस कन्वर्स होकर लिक्विड में और लिक्विड टर्न होगा सॉलिड में। ओके, और ये जो होता है ये सब होता है किसके वजह से? टेम्परेचर की वजह से। ऑलराइट, क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा जो काइनेटिक एनर्जी है एटम्स की वो भी बढ़ेगी। ओके, और जब भी टेम्परेचर जो है कम होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है एटम्स की वो भी कम हो जाएगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के लिए। ओके, ओके, और इसकी वजह से यहाँ पे एक डिफरेंस पैदा होता है स्टेट ऑफ मैटर्स में। ओके, लेकिन अगर हम इस डिफाइंड पाथ की तरफ देखें, जैसे सॉलिड जो है वो ट्रांसफर होगा लिक्विड में और फिर ट्रांसफर होगा गैसियस में, ठीक वैसे ही जो गैसियस है वो लिक्विड में आएगी देन सॉलिड में आएगी। लेकिन कि अगर ये जो स्टेट है ये सरपास्ट हो जाए, जिसका मतलब हुआ कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए आपका गैसियस पार्ट में, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, जिसका मतलब हुआ कि सॉलिड को गर्म करके इस टेम्परेचर पे गर्म किया जाए जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए आपके सॉलिड अरेंजमेंट से गैसियस अरेंजमेंट में, और ये एस्केप कर दें लिक्विड पार्ट को। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ऑलराइट, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी चीजें। तो टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आप सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं उस टेम्परेचर पे तो इसका मतलब हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है एटम की वो बढ़ेगी। ऑलराइट, तो जो पर्टिकुलर सॉलिड बॉडी है वो ट्रांसफर हो जाएगी गैसियस में। ओके, और जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं वो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये है आपका सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, जिसमें जो लिक्विड स्टेट है वो सरपास्ट हो जाती है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी गैस जो है जो ह्यूमस एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ओके, 15 सेकेंड्स आपके पास इनफ टाइम है आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14th, 15th टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली अगर हम बात करें पर्टिकुलर टॉक ह्यूमंस के बारे में, तो बेसिकली हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए। ओके, और हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इस प्रोसेस में हम एक्सहेल करते हैं CO2 को। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में, तो जनरली इनको रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर रेस्पिरेशनल प्रोसेस के लिए। तो ये एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। ये जो चीज़ है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ओके, तो याद रखिएगा, जो ह्यूमंस हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, और इसलिए हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। ओके, ठीक वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो इसलिए ये इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और वोल्टेज की। वोल्ट, एम्पेयर, ओम या वॉट। मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में पहले ही इस लेक्चर में ही, तो मुझे लगता है 15 सेकेंड्स मोर देन इनफ टाइम होगा आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th टाइम्स अप। ए है करेक्ट आंसर। ए यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज की। एम्पेयर जो है वो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। ओम जो होता है बेसिकली वो यूनिट होती है आपकी रेजिस्टेंट की। वॉट जो होता है बेसिकली यूनिट होती है आपकी पावर की। ओके, 10th क्वेश्चन अब हमारे पास है, ये कौन सा इनमें से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर है, विंड है, कोल है या बायोमास। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी। तो जब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में, तो बेसिकली जस्ट एन अपोजिट होता है रिन्यूएबल का। यानी मतलब हुआ कि यह है नॉन रीजनरेशनल, और आप कह सकते हैं यह है लिमिटेड नंबर्स में। ओके, तो इसीलिए सोलर एनर्जी जो है वो रीजनरेशन होती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। विंड एनर्जी भी रीजनरेशन होती है, बायोमास भी रीजनरेशन होता है, तो सिर्फ कोल जो है वो यहाँ पे बचा। ऑलराइट, ओके। अब 11th क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रोसेस क्या होता है जिसके थ्रू वाटर रूट से प्लांट की लीव्स तक जाता है। एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसपिरेशन। 15 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, तो समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है डी। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे केयरफुली तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली हम बात कर चुके हैं एवापोरेशन के बारे में। तो ये प्रोसेस होता है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाने का। ओके, ऑलराइट। और यदि हम बात करें कंडेंसेशन के बारे में, तो ये प्रोसेस होता है गैसियस से लिक्विड फॉर्म में आने का। ओके, और यदि हम बात करें सब्लिमेशन के बारे में, तो ये प्रोसेस होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में जाने का। ओके, तो क्या बचा यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन बचा।
जो ट्रांसपिरेशन होता है वो प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट ऑफ द लीव्स, सो लीव्स ऑफ द प्लांट। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर है लाइट का, रेड, ग्रीन, ब्लू या सभी के सभी। 15 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सभी के सभी। तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ये सभी आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं लाइट के, जो कि मिक्स हो सकते हैं कुछ सर्टेन परसेंटेज तक, ताकि जो अदर कलर्स हैं वो भी बनाए जा सके। ऑलराइट, तो याद रखिएगा कि इन कलर्स को मिक्स करके कुछ सर्टेन परसेंटेज में बाकी कलर्स बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन है कि यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। मैं आपको बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, तो मुझे लगता है कि 15 सेकंड जो है वो मोर देन एनफ टाइम है आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर हो गया सी। वोल्ट जो है वो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, एम्पेयर जो है यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, और वॉट यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पावर की। तो ऑप्शन सी जो हुआ वो हो गया आंसर। 14th क्वेश्चन हमारे पास है कि किस टाइप की एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड होती है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स में, सब्सटेंस में। मैकेनिकल हुई, थर्मल हुई, इलेक्ट्रिकल हुई या फिर न्यूक्लियर हुई। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर हो गया बी, थर्मल एनर्जी। ओके, तो बेसिकली ये पूछा गया था कि टाइप ऑफ एनर्जी जो कि एसोसिएटेड होती है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल से सब्सटेंस में। तो यानी मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे सब्सटेंस है तो यहाँ पे एटम जरूर होंगे। ओके, और अगर यहाँ पे एटम्स हैं और यहाँ पे हीट ट्रांसफर है कि होता है थर्मल फेस में। ओके, तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर्टिकुलर एटम की वो ऊपर जाएगी, और जब भी काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाएगी तो एटम जो है वो स्टार्ट कर देगा मूव करना इधर से उधर। तो ये जनरेट करेगा रैंडम मोशन पार्टिकल्स का इन सब्सटेंस। सो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये सब्सटेंस था और यहाँ पे पार्टिकल्स थे जो कि स्टैटिक थे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट नहीं थी इनको मूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपने हीट देना स्टार्ट कर दिया तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं और इधर से उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं, और ये जनरेट करता है मोशन को। ओके, विद इन द सब्सटेंस। तो आंसर हुआ थर्मल एनर्जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर जो है उसको गर्म करके वाटर वेपर में बदला जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर देने के लिए 15 सेकेंड्स काफी हैं। ऑलराइट, सो टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर हुआ एवापोरेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने जनरल साइंस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के साथ में। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, और अब दूसरे लेक्चर के लिए रेडी रहेगा। ऑलराइट, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।